ट्रांसपोर्टेशन। आज के सेशन में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? देखो, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लड फूड को और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। ट्रांसपोर्टेशन का मेन फंक्शन क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस किसी एक जगह पर सिंथेसाइज हो, लेकिन उसको दूसरे बॉडी पार्ट में या दूसरी जगह पर वो एब्सॉर्ब। ठीक है, अच्छा। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ब्लड को हम यूज करते हैं इनसाइड आवर बॉडी। ब्लड क्या है? इट इज अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे कि हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हैं कि ब्लड इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स ये फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो प्लाज्मा है ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स इन डिसॉल्व फॉर्म। ऑक्सीजन को लेकर जाता है हीमोग्लोबिन या आरबीसीज, हम कह सकते हैं। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। So this respiratory pigment, this carries the oxygen from the lungs to the cells where it is needed. कार्बन डाइऑक्साइड सेल से लंग्स तक आती है, जहां से वो बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन को हम डिफाइन करेंगे दैट इट इज अ लाइफ प्रोसेस वेयर सब्सटेंसेस synthesized or absorbed in one part of the body and are carried to other parts of the body. Right? So what the materials which are needing for the transport? They are the nutrients, gases, hormones, waste material, molecules and cells that protect the body from disease. तो ट्रांसपोर्टेशन को हम दूसरा एक और तरीका है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे सपोज कोई ट्रक है और ट्रक रोड पर जा रहा है, तो रोड क्या है? इट इज द ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। ठीक है, और ट्रक क्या है? इट इज द सब्सटेंस जो एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाता है। राइट? तो मटेरियल्स जिनकी जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो सारे वो सब्सटेंसेस हैं, जैसे वेस्ट मटेरियल, मॉलिक्यूल्स, सेल्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स एटसेट्रा। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंसेस का होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्योंकि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड जो सर्कुलेट होता रहता है, तो वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल्सो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। हमें भी एक रेगुलर नीड होती है सप्लाई की फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। तो ये जो फंक्शन है ये परफॉर्म होता है बाय द सर्कुलेटरी और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन आवर बॉडी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जो इंक्लूड करता है या कंसिस्ट करता है वो है दैट इज अ पंपिंग ऑर्गन, हार्ट, ब्लड वेसल्स, अ सर्कुलेटरी मीडियम। देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो ब्लड होता है, ब्लड में आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड है जिसके अंदर ये सेल्स फ्लोट करते हैं। तो ब्लड के अंदर मान लो सॉल्ट्स प्रेजेंट है या मिनरल्स प्रेजेंट है, हमें एक जगह से दूसरी जगह उनको लेकर जाना है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लड में अब ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच जाएंगे, नहीं। उनके लिए एक हमें पंपिंग सिस्टम की जरूरत है जो कि पुश करे उस फ्लूइड को बाकी की दूसरी चीजों को आगे तक पहुंचाने के लिए। अब जो हार्ट है, जो पंपिंग ऑर्गन है, वो पुश किसको करेगा? वो पुश करेगा ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट ब्लड को, फ्लूइड को। ब्लड वेसल्स कौन से हैं? ब्लड वेसल्स हो गए आर्टरीज एंड वेन्स, और जो सर्कुलेटरी मीडियम है इन आर्टरीज और वेन्स के अंदर दैट इज द ब्लड एंड लिम्फ। नाउ व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, अभी बताया मैंने। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो जो मेन फंक्शन है ब्लड का, मेन फंक्शन ब्लड का क्या है कि ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का मतलब है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करेगा? बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है बाय मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड बाय मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो सेकेंड जो पॉइंट है, इट रेगुलेट्स द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, यही मैंने दिया है।
थर्ड क्या है, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड थ्रू क्लॉटिंग। ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, तो प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है कि ये ब्लड की क्लॉटिंग को रोक देती हैं। जैसे कई बार हम लोगों को चोट लग जाती है, चोट लगती है, कट लग जाता है कहीं पर, एक्सेस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो कुछ देर के बाद में हम लोग देखते हैं कि उस जगह पर एक ब्लड का क्लॉट, जिसे हम हिंदी में थक्का कहते हैं, वो जमना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो क्लॉट बनना शुरू होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। प्लेटलेट्स में एक एंजाइम होता है विच इज नोन एज थ्रोम्बोप्लास्टिन। दैट थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। फोर्थ फंक्शन क्या है इसका, इट रेगुलेट्स द पीएच बाय इंटरैक्टिंग विद एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है। फिर फिफ्थ वन हो गया, इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, एंजाइम्स, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स टू द रिस्पेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नाउ व्हाट इज प्लाज्मा? इट इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, कलरलेस होता है, कुछ सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं इसके अंदर, जैसे प्रोटीन्स हो गए, डाइजेस्टेड फूड हो गया, और इसके अलावा इसके अंदर कॉमन सॉल्ट्स हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट्स, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से इमर्स्ड होते हैं प्लाज्मा के अंदर, बिल्कुल वैसे ही जैसे सपोज हमारे पास में एक लिक्विड है, कस्टर्ड मान लो, उसके अंदर हम नट्स डाल देते हैं, उसके अंदर हम कुछ फ्रूट्स डाल देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इमर्स्ड फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा ये जितने भी डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं उनको एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट कर देता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज? जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसीज हैं, जो कि ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है? आरबीसीज दे आर नोन एज रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसीज दे आर नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स। आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। नाउ आरबीसीज की जो शेप होती है, इट इज बाइकॉन्केव डिस्क शेप। ऐसा क्यों होता है? आरबीसीज बाइकॉन्केव डिस्क शेप के होते हैं, इसका मतलब ये है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन इसकी खाली जगह में अपने आप को अकोमोडेट कर सके। हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। जितनी ज्यादा हीमोग्लोबिन होगी आरबीसी के अंदर, उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर से सेल तक पहुंचेगी, ब्लड से सेल तक पहुंचेगी। WBCs they are irregular in shape। इन शेप को एमीबॉइड शेप भी कहा जाता है। जिस तरीके से अमीबा अपनी शेप को चेंज करता रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से व्हाइट ब्लड सेल्स भी अपनी शेप को चेंज करते हैं। मतलब इरेगुलर शेप है, कोई शेप नहीं है, पर्टिकुलर शेप नहीं होती इनकी। साइज जो होता है आरबीसी का 6 to 8 माइक्रोमीटर होता है, और इसका होता है 12 to 17 माइक्रोमीटर। लाइफ स्पैन आरबीसी 120 डेज, और डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन 12 to 20 डेज होता है, जिसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। रेड ब्लड सेल्स प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है इनके अंदर मेच्योरिटी में, लेकिन WBCs के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस शेप ऑफ द न्यूक्लियस, WBCs को हम 5 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। जो 5 टाइप है WBCs के, वो है न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। ठीक है। अच्छा, हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसीज का कलर रेड कलर का होता है, लेकिन जो WBCs होते हैं दे आर कलरलेस एंड एज दे डू नॉट हैव एनी पिगमेंट, कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए WBCs को या तो हम व्हाइट कलर का कहते हैं या फिर हम कहते हैं कि ये कलरलेस है। आरबीसीज रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और WBCs का जो फंक्शन है, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज का काम क्या होता है? ये माइक्रोब्स या कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं, उन सबको के अगेंस्ट फाइट करता है, उन्हें मार के भगा देता है। राइट। इसके अलावा जो प्रोडक्शन है आरबीसीज का, वो बोन मैरो में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। WBCs भी रेड बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन वगैरह में प्रोड्यूस होते हैं। नाउ ब्लड सेल्स, erythrocytes, they are known as RBCs. These are platelets which helps in blood clotting. Leukocytes, monocytes, eosinophils, basophils, neutrophils and lymphocytes. These are the WBCs. Main 5 होते हैं: leukocyte, monocyte, eosinophils, basophils and neutrophils. They are the WBCs, and lymphocytes they are present in lymph. Lymph के अंदर present होते हैं.
नाउ व्हाट आर प्लेटलेट्स? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को, डिफरेंस की फॉर्म में बताया था। तो मेन जो डिफरेंस है वो आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज के 5 डिफरेंसेस तक आप लोग लर्न कर लेना। नाउ व्हाट आर प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स को का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। मैंने अभी बताया था कि प्लेटलेट्स के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज थ्रोम्बोकाइनेज, एंड दिस थ्रोम्बोकाइनेज इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है थ्रोम्बोकाइनेज। प्लेटलेट्स स्मॉलेस्ट कार्पसेल्स होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर, कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं, बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और लाइफ स्पैन होता है 3 to 5 डेज। नाउ व्हाट अबाउट ब्लड वेसल्स? अब ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ये तो हमने पढ़ लिया कि ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, वो क्या कैरी करते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लड है, ब्लड फ्लो किसके अंदर करता है? ब्लड फ्लो करता है इनटू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज ब्लड लेकर आती हैं फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब जो पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, वहां से बाकी के बॉडी पार्ट्स में आर्टरीज ब्लड लेकर आती हैं। वेन्स का काम क्या है? बॉडी से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाना, जो मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है। कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। नाउ आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी। वेन्स का काम क्या है? वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब हो गया जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन से बाइंड की हुई ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, दैट ब्लड इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हाइल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब हो गया जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन की जगह पर प्रेजेंट क्या है? वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, सो दिस इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ही ब्लड को कैरी करती हैं। आर्टरीज हाई प्रेशर को भी बेयर कर सकती है, हाई प्रेशर को, क्योंकि हार्ट से क्या होता है जब ब्लड पंप होता है तो वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के साथ में होता है। अगर हार्ट बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के साथ में पंप ब्लड को पंप नहीं करेगा तो उस केस में क्या होगा कि ब्लड हमारे रिमोटेस्ट सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, हार्ट से पंप जो होता है ब्लड वो बहुत हाई प्रेशर के साथ में होता है, और आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज बिकॉज ऑफ दिस हाई प्रेशर अपनी वॉल्स को बहुत थिक रखती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं जो इस हाई प्रेशर को भी झेल जाती हैं। वेन्स में क्योंकि बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड जाता है, तो बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड जाएगा, इसका मतलब क्या? डिफरेंट बॉडी पार्ट से अलग अलग जगह से ब्लड कलेक्ट हुआ और उसके बाद में सीधे हार्ट तक पहुंचा। तो इसलिए वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, डेलिकेट होती हैं। कैपिलरीज की वॉल्स 1 सेल थिक होती हैं, क्योंकि कैपिलरीज में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड सेल्स तक जाता है और सेल से वापस आता है। इसका मतलब जहां पर भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा हर उस जगह पर वॉल थिन होगी। तो कैपिलरीज में क्या है? कैपिलरीज में भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है, गैसेस का एक्सचेंज है, इसके अलावा सॉल्ट्स का एक्सचेंज है, दूसरे मिनरल्स का एक्सचेंज है, इसीलिए वॉल कैपिलरीज की वॉल भी थिन होती है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज में कोई वेल्व प्रेजेंट नहीं होता। वेल्व का मतलब होता है जो बैक फ्लो को रोकता है। बैक फ्लो मतलब आगे की तरफ तो चला जाता है मटेरियल लेकिन वापस नहीं आ पाता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेल्व। ठीक है, आर्टरीज में जो ब्लड की स्पीड होती है फास्ट होती है, नेचुरल सी बात है, हार्ट से ब्लड आया तो प्रेशर के साथ में आएगा तो फास्ट स्पीड होगी, और वेन्स के अंदर ब्लड की स्पीड स्लो होगी। अब देखो, हम लोग हार्ट को, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को कंपेयर कर सकते हैं एक बड़े टैंक से। सपोज हम लोग किसी कॉलोनी में रहते हैं और उनमें बहुत बड़ा एक टैंक है जिसे हम पानी की टंकी कहते हैं। तो पानी की टंकी क्या हो गई? इट इज द हार्ट। पानी की टंकी से बहुत मोटा पाइप, बड़ा सा पाइप नीचे की तरफ आता है, दैट इज द आर्टरी। ठीक है, आर्टरी अब क्या है? अब ये जो बड़ा सा पाइप है ये आगे जाकर अलग अलग लेन्स में जाके डिवाइड हो जाता है, दैट इज नोन एज दी आर्टीरियोल्स। आर्टरी के बाद में आर्टरी डिवाइड होती है आर्टीरियोल्स में। अब वो जो अलग अलग लेन्स में जाके पाइप डिवाइड हुआ, हर घर में जाने के लिए एक उसका अपना
अपना एक अलग पाइप है, मतलब कि हर घर के लिए अब एक अलग पाइप हो गया। तो आर्टेरियोल्स फिर डिवाइड हो गए कैपिलरीज में। तो वो जो घर में जाने वाला पाइप है, घर क्या हो गया, सेल हो गया, और जो पाइप घर में जाने वाला हो गया उसको हमने कैपिलरी कहा। कैपिलरी या जो पाइप है वो किससे जुड़ा, वो उस पाइप से जुड़ा जो हमारे मेन पाइप से जुड़ा हुआ था, आर्टरी से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेन हमारा पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, हार्ट से ब्लड आया आर्टरी में, या एओर्टा हम कह सकते हैं, मेन आर्टरी दैट इज नोन एज एओर्टा। एओर्टा से ब्लड आया आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल से पहुंचा कैपिलरीज, और कैपिलरीज से पहुंचा कहाँ, ईच एंड एवरी ब्लड बॉडी सेल। अब देखो यहां पर कैपिलरीज किस तरीके से आर्टरी और वेन से कनेक्टेड है। दिस इज द आर्टरी एंड दिस इज द इमेज ऑफ कैपिलरी। तो आर्टरी से ब्लड आया कैपिलरीज के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी सेल्स तक गया, वहां से सपोज यहां पर बॉडी सेल प्रेजेंट है, बॉडी सेल से ब्लड डीऑक्सीजनेट होकर कहां पहुंचा, ये पहुंचा कैपिलरीज, और कैपिलरीज से पहुंच गया वेन्स में। सो दिस इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द कैपिलरी एंड द सेल हैज टेकन प्लेस। नाउ दिस इज ऑल, ये पूरा का पूरा डायग्राम है जो कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम को शो करता है। देखो हार्ट है, हार्ट हमारा सेंटर से लिटिल बिट लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। ठीक है, सो दिस इज हार्ट। ये जो सिस्टम है जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, दीज ऑल आर द आर्टरीज है, और इसके बाद ये आर्टेरियोल्स एंड देन कैपिलरीज। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि एक नेटवर्क के फॉर्म में ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी की पूरी बॉडी में जाल बिछा हुआ है इसका। हार्ट हमारा एक छोटे से मुट्ठी की तरह से होता है, फिस्ट की तरह से होता है, ये इस तरीके का हार्ट होता है। जैसे अगर हम मुट्ठी बांध ले और तो उतना ही बड़ा हमारा हार्ट होता है, एक हमारी हथेली में आ जाता है हार्ट। हार्ट की पोजीशन क्या है, दिस इज द पोजीशन ऑफ हार्ट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द हार्ट। अब हार्ट क्या है, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो कि पुश करता है ब्लड को अराउंड द बॉडी। फिस्ट हमारी मुट्ठी के साइज का होता है, दो साइड्स होती हैं हार्ट में जिन्हें एक पार्टीशन के थ्रू हम सेपरेट करते हैं, जिससे कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना कर सके। ठीक है, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। इसका मतलब क्या हुआ कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है, एक साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा और एक साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा। जो दो अपर चैम्बर हैं इन्हें हम एट्रियम कहते हैं, और लोअर चैम्बर्स को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स for oxygen from the cells for removal and carries oxygen from the lungs to the heart and heart pump the blood to all the cells of the body. तो ब्लड क्या करता है, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेके जाएगा, लंग्स में जाके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, ऑक्सीजन को लेकर आएगा लंग्स से, और कहां पर छोड़ देगा, वहां पर सेल्स तक छोड़ देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है ब्लड का। नाउ व्हाट इज द वर्किंग ऑफ हार्ट, जो थिन वॉल्ड अपर चैम्बर्ड है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, थिन वॉल्ड अपर चैम्बर लेफ्ट एट्रियम मैंने क्यों कहा, क्योंकि लंग से जो ब्लड आता है उसका प्रेशर बहुत हाई नहीं रहता है, तो इसीलिए जो वॉल होती है एट्रियम की, यानी कि अपर चैम्बर, अपर लेफ्ट साइड का चैम्बर एट्रियम, उसकी वॉल थिन होती है, वो रिलैक्स करता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके अंदर एंटर कर जाता है फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो नेक्स्ट चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, एक्सपेंड करता है, thus blood enters it through the valve. When the left ventricle contracts, the oxygenated blood is pumped out to all the cells of the body through main artery that is known as the aorta. Main artery branches into smaller arterioles and further into capillaries which go to the body cells where it gives oxygen and the blood now becomes deoxygenated. ये बिल्कुल वही है जैसे मैंने अभी बताया था कि ब्लड जो हार्ट है हमारा 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, अपर 2 एट्रियम होते हैं और लोअर 2 वेंट्रिकल्स होते हैं।
एट्रियम में हार्ट ब्लड को रिसीव करता है, वेंट्रिकल से हार्ट ब्लड को पुश करता है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट एट्रियम की बात करते हैं तो लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाता है एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट्स में ब्लड सेल तक पहुंचा, सेल में जाके वो फूड के साथ में, मतलब कि ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचा दिया, और सेल में ऑक्सीजन ने जाके क्या किया, फूड को तोड़ दिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से ब्लड के अंदर आ गई, कैपिलरीज में आ गई, और ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर मेन वेन के थ्रू, वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आ जाता है। राइट एट्रियम से पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स के अंदर। सो दिस इज हाउ द वर्किंग ऑफ हार्ट हैज बीन कंप्लीटेड। अब देखो यहाँ पर मैं इस फ्लो डायग्राम के थ्रू एक बार फिर से ये जो मैंने अभी बताया था इसको मैं एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ तुम लोगों को। नॉर्मली क्या होता है, लंग्स हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में। लंग्स में ऑक्सीजन रिसीव होती है थ्रू द नॉस्ट्रेल्स और ट्रैकिया एल्वेलाई में। एल्वेलाई में आ गई ऑक्सीजन। एल्वेलाई इट इज सराउंडेड बाय अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। वहां से ऑक्सीजन कहाँ पहुंची, ब्लड कैपिलरीज में पहुंची, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हुई, और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप होके अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पहुंचा, लेफ्ट एट्रियम में। दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स कैसे होता है, ये चौड़ा हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है इसका, और इसमें ब्लड फिल हो जाता है। उसके बाद में क्या होगा कि जब इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है ब्लड की, तो ये जो वेल्व प्रेजेंट है ये वेल्व खुल जाते हैं, और ब्लड कहाँ चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में अब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया और इसमें ब्लड फिल हो गया। अब जब कंसंट्रेशन ब्लड की ज्यादा हो गई तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के बाद में मेन आर्टरी एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया बॉडी ऑर्गन्स में। बॉडी ऑर्गन्स में बॉडी से ब्लड में से ऑक्सीजन पहुंच गई सेल के अंदर, वहां पे फूड ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाके ब्लड में मिल गई, ब्लड हो गया अब डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू कैपिलरीज चला जाता है मेन वेन या वेना केवा में। वेना केवा में जाने के बाद में ब्लड फ्लो करता है इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम रिलैक्स होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने के बाद में जब कंसंट्रेशन अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज्यादा हो जाती है तो वेल्व्स खुल जाते हैं और ब्लड पहुंच जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में से ब्लड चला जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी इनटू द लंग्स, और अगेन दिस साइकिल फिर से रिपीट होती चली जाती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ हार्ट। अब देखो ये जो राइट लेफ्ट साइड है हार्ट की और राइट साइड, ये दोनों एक पार्टीशन से दोनों सेपरेटेड होते हैं। पार्टीशन से सेपरेटेड होते हैं बिकॉज सो दैट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे मे नॉट बी मिक्स्ड अप। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना कर सके। ठीक है, अब देखो जो वेल्व्स हैं ये क्या है, ये मेनली यूनिडायरेक्शनल है। बैक फ्लो को यानी कि ब्लड को वापस नहीं जाने देते हैं, सिर्फ इनसे ब्लड आ तो सकता है नीचे की तरफ यानी कि एट्रियम से वेंट्रिकल में, लेकिन वापस नहीं जा सकता। पल्मोनरी वेन एक अकेली वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, अदरवाइज वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अदरवाइज आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सो दिस इज एन एक्सेप्शन। डबल सर्कुलेशन का मतलब हो गया कि ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड दो बार पास होता है। एक बार पास होगा कहाँ से, एक बार पास होगा जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आएगा हार्ट में, दूसरी बार पास होता है जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट एट्रियम और फिर राइट वेंट्रिकल और फिर चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। इसका मतलब एक कंप्लीट साइकिल के टाइम में ब्लड दो बार हार्ट से पास हुआ। सो दिस इज नोन एज द डबल सर्कुलेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने पार्टीशन, हमारे हार्ट के अंदर ये पार्टीशन है क्यों, किस लिए है ये पार्टीशन, एक्चुअल में होता क्या है। पार्टीशन को हम सेप्टम कहते हैं, दिस इज नोन एज सेप्टम। ठीक है, होता क्या है, अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो जाए
तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन नीड है हमारी बॉडी की, यानी कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है कंप्लीट ऑक्सीजन। तो बॉडी टेम्परेचर हमारा, देखो जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स को अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत हाई एनर्जी की नीड होती है। और हाई एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हाई एनर्जी मिलेगी हमें ऑक्सीजन रिच ब्लड से। तो इसलिए हमेशा क्या होता है कि अगर डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो जाएगा, तो हाई एनर्जी नीड, मतलब जितनी ऑक्सीजन की हमें नीड है उतनी ऑक्सीजन हमारे बॉडी सेल्स तक नहीं पहुंचेगी। और जब हमारे बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, उस केस में क्या होगा? हमारी एनर्जी नहीं मिलेगी। हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है उतना ही ज्यादा फूड टूटता है, और जितना फूड टूटता है उतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए क्या होगा? ये होगा कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो हमारी बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए हाई एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए नेचर ने हमारे हार्ट को 4 चैम्बर्स का बना दिया। 4 चैम्बर्स में जो लेफ्ट साइड के 2 चैम्बर हैं, इसमें प्रेजेंट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट साइड के दोनों चैम्बर्स में प्रेजेंट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको फटाफट से मैं बता देती हूँ कि ब्लड आता है थ्रू दी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड कहाँ पहुंचेगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू, दिस इज द, कहाँ गई ब्लड आएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में। दीज आर द पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आया हमारा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वेल्व्स के थ्रू गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू गया बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट्स से फिर अपर वेना केवा एंड लोअर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल, एंड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इट गोज थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी इनटू द लंग्स। नाउ अब देखो, जो ब्लड हमारा लंग से जाता है, लंग से हमारा आया लेफ्ट एट्रियम में, और राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स तक। तो ये वाला जो पोर्शन है, अपर पोर्शन, जहां पे मैंने सुपीरियर वेना केवा कहा था, दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेके लेफ्ट एट्रियम तक आता है। तो लंग्स जहां पर रिलेट करता है, दैट इज नोन एज पल्मोनरी। इसके बाद सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है जब दूसरे बॉडी पार्ट से ब्लड जाता है इनटू द राइट एट्रियम, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स तक आता है। ठीक है, तो इंफीरियर वेना केवा मतलब कि बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम तक ब्लड को लेकर जाती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, मेन आर्टरी बॉडी टिश्यूज तक ब्लड को लेकर आती है। सो दिस इज नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, हार्ट में ब्लड 2 बार ट्रेवल करता है, 2 बार पास होता है, डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि डबल सर्कुलेशन एंश्योर्स कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ oxygenated and deoxygenated blood which is necessary for optimum energy production in warm blooded animals. इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के हार्ट, it allows efficient supply of oxygen to the body and useful for animals that have high energy needs to maintain their body temperature. So this is the answer of the question कि जो oxygenated और deoxygenated blood mix up क्यों नहीं होते हैं हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए वो दे डू नॉट यूज एनर्जी। तो इसलिए उन्हें बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की नीड नहीं होती। जैसे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में जनरली 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, और 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है कि कुछ कंडीशंस तक ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। एक एक्सेप्शन है इसमें क्रोकोडाइल, जिसमें इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। फिशेज में होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट। 2 चैम्बर्ड हार्ट इसलिए प्रेजेंट होता है फिशेज के अंदर क्योंकि
काफी काम उसका गिल्स कर देते हैं। गिल्स क्या करते हैं, गिल्स में जब फोर्स के साथ वाटर पंप होता है तो उस समय गिल्स ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं। जब ऑक्सीजन ट्रैप हो जाती है तो वो ब्लड में जाके मिक्स हो जाती है और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है कहाँ पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बॉडी पार्ट्स तक, और वहां पर जाकर डीऑक्सीजनेटेड होके वो वापस हार्ट के थ्रू सीधा गिल्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसलिए जब ब्लड 2 बार जाता है साइकिल के अंदर तो उसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, और अगर ब्लड 1 बार जाता है हार्ट के अंदर देन इट इज नोन एज द सिंगल circulation. So this is all about the heart and the blood circulatory system in case of human beings. And the transportation in plants I will discuss in the next video.